चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो नदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ नदियाँ का, उसमें पार्ट थर्ड, मतलब ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग देखना। तो छत्तीसगढ़ की नदियाँ क्या हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग महानदी कवर कर चुके थे। अब एक गोदावरी नदी अपार तंत्र के बारे में जानेंगे। अब गोदावरी अपार तंत्र, फिर उसके अंदर में कितनी कौन कौन सी सहायक नदी है, वो कहाँ से निकलते हैं, है ना, उनका प्रवाह क्षेत्र कितना है, कितना किलोमीटर उनकी लंबाई है ना, और क्या क्या परियोजनाएं हैं, योजना चल रही है उस पर, उनके बारे में, कौन कौन सी इसके तट पर बसे हुए हैं, जो नदियों के कोई शहर है तो उनके बारे में भी जानेंगे इसमें। तो चलिए बताता हूँ गोदावरी नदी अपातन। तो ये है गोदावरी नदी अपातन। तो बेसिकली आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर क्या है भैया, उपस्थित है, इसके याद रखना। छत्तीसगढ़ के टोटल अपातंत्र के, क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के टोटल अपातंत्र के 28%। कितना प्रतिशत? 28%। छत्तीसगढ़ के टोटल अपातंत्र के लगभग 28% आपका गोदावरी अपातंत्र है। इसका कितना है आपका, जो बताया था महानदी का, लगभग 56%। महानदी का कितना अपातंत्र है? 56%। इसका जो गोदावरी गोदावरी का कितना, 28.64%। इसको याद रखना। तो इतना जल, इतना प्रतिशत, और जो उसका क्षेत्र है वो क्या करता है, जल को ग्रहण करता है पूरे हमारे। अब ऐसा भी लग सकता है, अब 100% का कितना, 28% क्या है, जल ग्रहण करता है हमारा जो गोदावरी अपातंत्र के हिस्से में, जो बस्तर वाला पार्ट है, दक्षिण का छत्तीसगढ़ पार्ट में। अब इसका टोटल, इसका विस्तार अब बोलोगे तो 36,000, इसका याद रखना, 36,000 इसका वर्ग किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसका महानदी कितना, 77,000 था। कितना था? 77,000 था उसका। हजार अनुमानित है, मतलब लगभग मान सकते इसको। ये भी 36,000, 49,000 है, 49,000। इसको याद रखना। चलिए अब इसमें कौन कौन सी नदी प्रमुख नदी हैं, तो एक तो इंद्रावती नदी आती है। कौन सी नदी प्रमुख है? इंद्रावती ही मेन है। एक सबरी नदी, 2 नदियाँ हैं, क्या है, मेन नदी है। इनमें इनकी सहायक नदी भी कई सारी हैं, उनको भी बताएंगे हम। तो पहले इंद्रावती की जो नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, जो सबरी नदी पर एक जो सबरी नदी के पास में जब विसर्जन होते हैं किसका, आपका ये गोदावरी नदी में, तो गोदावरी नदी में ना पोलावरम परियोजना है। पोलावरम परियोजना है, तो आंध्रा और तेलंगाना इन लोगों में थोड़ा, और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, थोड़ा बहस टाइप होता है कि कौन इसका जल का पानी कौन इस्तेमाल करेगा ज़्यादा, कोई कम करेगा, तो उसमें सब इन लोग का विवादित रहता है पानी के चक्कर। ठीक है, उस परियोजना में जो पानी रहता है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए वहाँ इन लोग का दिक्कत जाता है, मतलब विवादित है तीनों राज्य के बीच में। आंध्रा के बीच है, आंध्र प्रदेश के बीच, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको याद रखना। अब जो गोदावरी नदी के, जो छत्तीसगढ़ के, जो क्या बोल रहा हूँ, जो गोदावरी नदी है, दक्षिण पश्चिम सीमा में, जो बीजापुर पर क्या है, दक्षिण और पश्चिम बीजापुर क्या, भद्रकाली से क्या है, कोट्टम तक। भद्रकाली से कोट्टम तक 15 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। गोदावरी बीजापुर के सीमा पर, भद्रकाली जगह का नाम है, कोट्टम की जगह का नाम है। तो 15 किलोमीटर लगभग, अब अनुमानित कर लेना आप लोग 15 किलोमीटर का कितना है करके। चलो इंद्रावती नदी के बारे में हम बताते हैं। इन्हीं के अंदर में है, गोदावरी का अपातंत्र के अंतर्गत में आता है कौन सी, इंद्रावती नदी। पहला नंबर लिख लो इसको। तो इसको प्राचीन नाम क्या है, इसको मंदाकिनी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी नदी जाना जाता है? मंदाकिनी नदी के भी नाम से जाना जाता है। अब इसका उद्गम बता देता हूँ। उद्गम है भैया मुंगेर पर्वत से। एक तो मुर्गी याद रख लो, एक क्या याद रख लो आपका, इंद्र और मुर्गी, ऐसे याद रखो। तो मुर्गी से निकली क्या निकली है आपका, इंद्र निकल रहा है। तो ऐसे भी याद रखोगे तो याद होगा। मुंगेर पर्वत से निकली कौन? इंद्रावती नदी। कहाँ की है, जो जिला कौन सा है मुंगेर पर्वत का है? कालाहांडी जिला है, उड़ीसा में है। तो उस जिले से निकलती कौन सी नदी? इंद्रावती नदी।
इसको याद रखना। अब विसर्जन कहाँ होता है? भद्रकाली। भद्रकाली नामक स्थान पर, ये कहाँ है आपका? तेलंगाना में। तेलंगाना में जाके ना मिलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। वो भी जगह का नाम कौन सा है? भद्रकाली, इसको याद रखना। उसी के निकट में गोदावरी नदी में जाके मिलती है। अब इसमें देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लंबाई 264 किलोमीटर। 264 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। किसकी भैया? इंद्रावती नदी, इसको याद रखना। कुल लंबाई इसकी। अब प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है इसका? देखो, एक तो पहले बस्तर में पहुंचेगा, हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर में जाएगा, फिर दंतेवाड़ा, बस्तर में जाएगा, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर। तीन तीन आपका जिले में है, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। अब इधर से जाओगे तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसको याद रखना। तट पर जो शहर कौन से स्थित है इसको याद रखना। तो तटीय शहर पर क्या स्थित है? एक तो जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। क्या बोला मैं? जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, तीन इसके तट पर है। एक तो जगदलपुर आपका कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में है। बारसूर का है आपका दंतेवाड़ा में है। भोपालपट्टनम का है आपका बीजापुर जिला में। तो तीन को आपको याद रखना है। तीनों जिला में तीनों मेन जो शहर है इसके तट के समीप स्थित है, इसको याद रखना। और जो भद्रकाली है आपका कहाँ है? आपका तेलंगाना में। भद्रकाली जी कहाँ है? तेलंगाना में, इसको याद रखना। जलप्रपात कहाँ जी? इसका जो जलप्रपात कहाँ मिलता है? जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जिसको बोलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, दो जलप्रपात है इधर, इसको बता दे रहा हूँ। इंद्रावती नदी पर दो जलप्रपात है। कहाँ पर? बस्तर में, एक बस्तर में, एक बीजापुर में। बस्तर में कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। से चौड़ा याद रखना। तो छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है भैया? चित्रकूट जलप्रपात। इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा। अब नियाग्रा क्या है? नियाग्रा एक झरना है जो पूरे वर्ल्ड का क्या है? सबसे चौड़ा जलप्रपात है। पूरे दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा। उसको देखोगे तो आप डर जाओगे, इतना चौड़ा है। और ये इसका कितना है? इसका 300 फीट लगभग इसका चौड़ाई है, अभी चित्रकूट का ही। अरे काफ़ी बड़ा है एरिया। अब मोबाइल में सर्च मारना नियाग्रा वाटरफॉल, दिखेगा आपको। पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट हमारे भारत का नियाग्रा बोला जाता है। एक सात धारा जलप्रपात है बीजापुर। सात धारा जलप्रपात कहाँ है भैया? बीजापुर में उपस्थित है, इसको याद रखना। कितने हैं भैया? एक ही ठो है सात धारा। एक तो सात देव धारा भी है। सात देव धारा वो शायद मेरे ख्याल से रायगढ़ जिले में है। सात धारा बीजापुर में, इसको याद रखना। तो इसमें सात सात देव धारा में, सात धारा में वाकई में मिलते हैं। उसमें कपिल धारा है और कुछ कुछ धारा उसमें। सात धारा में जो सात धारा नाम बता रहा हूँ बीजापुर में, सात धारा बता रहा हूँ इसमें। तो सात धारा में से ये वाकई में, इसमें सात धारा वाकई में जुड़े हैं। कपिल धारा, और इसका नाम मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, चलो और बताऊंगा कभी। अभी प्रवाह दिशा इसकी क्या है? पश्चिम की ओर है। कैसे बहती किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तब तो जाके गोदावरी मिलेगी। इधर महाराष्ट्र साइड से आएगी तो तब तो गोदावरी मिलेगी। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? नासिक से। नासिक कहाँ का? महाराष्ट्र में, नासिक में, याद रखना। अब चलिए, अब सहायक नदी तो बता दिया अभी, नहीं सहायक नदी नहीं बताऊँ। सहायक नदी इसके बता दे तो इंद्रावती की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चलिए, उत्तर से कौन आती है और नीचे से कौन आते हैं। तो ये तो भैया इंद्रावती, ये डायग्राम बना दिया हम। अब देखिए, 5 नदी याद रखना। 5 नदी उत्तर से आता है। 5 नदी उत्तर से आएगा और नीचे से 4 नदी। ठीक है, चलो बताता हूँ। तो एक तो देखो, एक नदी आप याद रखना, दो दो नदी का जोड़ी बना देता हूँ। दो नदी आपका कहाँ से आ रहे हैं? कांकेर, सॉरी, नारायणपुर से। दो नदी नारायणपुर से कहाँ मिल रहे हैं? इंद्रावती नदी पर। और दो नदी आपका कहाँ से मिल रहा है? कोंडागांव जिला से मिल रहा है। किस में आ रहे हैं? इंद्रावती नदी पर। दो, ठीक है, दो दो नदी हो गया। एक नदी राजनांदगांव के अभी मोहला मानपुर जहाँ से बदल चुका है, जो
राजहरा की पहाड़ी है, वहीं से एक आता है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी को आप एक सिंगल एक राजनांदगांव ले लीजिए वहाँ, तो आके कहाँ मिलती है, बीजापुर जिला में। तो 3 नदी कहाँ मिल रही है, बीजापुर में। 2 नदी कहाँ मिल रही है, बस्तर में आके। वो भी कहाँ से आ रही है, कोंडागांव जिले से आ रही है। और कहाँ मिल रही है, बस्तर में मिल रही है। कौन सी नदी में मिल रही है, इंद्रावती नदी पर मिल रही है। और एक तो और है, क्या बोलता है मैं अभी, नारायणपुर में मिल रही है। कहाँ पर, और उसके साथ कोटरी नदी भी साथ में मिल रही है। 3 नदी मिल रही है बीजापुर जिला में। कहाँ, कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी कहाँ में, ये सब पता होना चाहिए। कहाँ बह रही वो भी जानना है आपको। तो चलिए अब इसका नीचे से भी बताऊंगा अभी, नीचे से कौन कौन सी नदी है। तो कोटरी नदी, चलो बताते चलता हूँ एक एक नदी के बारे में। इसका भी एक लिस्ट इसका लिख देता हूँ नाम। एक तो तालपेरू, देखो नीचे से 4 नदी और तालपेरू। एक चिंता बागु, 2 नदी है, बीजापुर में ही मिलेगी। एक तो तालपेरू, एक चिंता बागु, ठीक है। एक है शंखनी नदी, एक डंकनी नदी। शंखनी नदी, एक डंकनी नदी, 2 नदियाँ हैं। दंतेवाड़ा में 2 नदियाँ हैं, और 2 नदी आपका बीजापुर में अलग से। ऊपर से तो आ रही है, नीचे से 4 नदी जा रही है। कहाँ मिल रही है, और भी सब इंद्रावती नदी पर ही मिल रही है। तो 2 नदी हैं दंतेवाड़ा में, और 2 नदी आपका बीजापुर में। कौन कौन सी नदी है, चिंता बागु और तालपेरू, 2 नदी। अभी दंतेवाड़ा में क्या है आपका, जो शंखनी और डंगनी 2 नदी है, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई ये। अब इसमें बताते चलता हूँ, इसमें विशेषता क्या है। ये बस्तर संभाग की तो जीवा रेखा जान रहे होगी, क्योंकि इसके अलावा वो नदी नहीं है। उन लोग पानी पीने के लिए तरस जाएंगे बस्तर के लोग, क्योंकि बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी कौन है, इंद्रावती नदी है। और उसकी अपवाह तंत्र किसका है, गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है। इसको याद रखना। भारत के में से जो भारत की बड़ी नदी है गोदावरी नदी, उसी का उसका सहायक नदी कौन है, ये हमारे इंद्रावती नदी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तारित है। और कहाँ से निकल रही, उड़ीसा से निकल रही इंद्रावती नदी। कहाँ से, मुंगेर पर्वत श्रृंखला से, पहाड़ी से। और उसके जिला कौन सा, कालाहांडी जिला है उसका। जिला उड़ीसा का जिला है कालाहांडी। उस जिले में है कौन आपका, मुंगेर पहाड़ी है। वहाँ से निकलती इंद्रावती नदी। और कहाँ, पहले बस्तर में प्रवेश करेगी, फिर दंतेवाड़ा, फिर आपका बीजापुर जिला में प्रवेश करेगी। फिर जाके फिर इधर घूम के तेलंगाना वाले भद्रकाली में जाके मिलेगी गोदावरी नदी से। इसको याद रखना। चलो अभी इसमें अब एक एक करके बताता हूँ। पहला भैया कोटरी नदी, ये बता रहा हूँ। ऊपर से आए कोटरी नदी, ये कहाँ है, एक प्राचीन नाम इसका क्या बोलते, परलकोट। प्राचीन नाम क्या था इसका, परलकोट। कोटरी नदी का उद्गम, इसका उद्गम कहाँ है, राजहरा की पहाड़ी से। ये राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी वाले क्षेत्र से भी आती है कोटरी नदी। बता रहा हूँ इसका मैं, है ना। अब आइए इसके, ये तो ठीक है, ये आ रही डायरेक्ट कहाँ आ रही है, इंद्रावती नदी पर। परलकोट के इसका पुराना नाम है। 135 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 100 कितना किलोमीटर इसकी, 35 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 135 किलोमीटर की इसकी लंबाई तो एक और बताया था उत्तर में, जब महानदी बेसिन में जो लीलागढ़ नदी है उसका भी 135 है। और जो मनियारी नदी का भी उसका 134 किलोमीटर। अरपा का कितना किलोमीटर बताया, 100 किलोमीटर। तो ये सबको याद रखना। अब इंद्रावती नदी में ही जो बीजापुर है, वहाँ क्या होता है, ये विसर्जन होता है। बीजापुर जिले में क्या होती है, विसर्जन। और इंद्रावती नदी पर सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, इससे लंबी नहीं है, क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे हैं, इनके जो लंबाई बहुत कम मात्रा में है। विसर्जन भी नहीं, पानी भी नहीं है, तो कहाँ से। इसका एकमात्र ये 135 किलोमीटर ही है कोटी नदी। ये भी महाराष्ट्र से घूम घाम के आती है, तब भी जाके पानी हम लोग को थोड़ा देती है, इन लोग के यहाँ के निवासी लोग को। क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है ना इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ उसको अबूझमाड़ की पहाड़ी है, सबसे सर्वाधिक वर्षा होने के कारण वो नदी भरा रहता है लबालब पानी से, ठीक है। इसको याद रखना। अब देखो, ये तो हो गया भैया सहायक नदी इंद्रावती। अब प्रवाह क्षेत्र का है, तो भैया राजनांदगांव कहाँ कहाँ हो रहा है, राजनांदगांव से नारायणपुर और बीजापुर। कहाँ कहाँ, एक तो राजनांदगांव में बह रही है, एक नारायणपुर में बह रही है, और एक बीजापुर में बह रही है। तीन जगह 3 जिलों में क्या हो रही है, बह रही है। इसको याद रखना, ठीक है। चलो, कोटरी बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ही है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एरिया में है इसका विस्तार है।
इसको याद रखना। अब एक अगला नारंगी नदी की आती, नारंगी नदी, ये देखो यहाँ पास एक नारायणपुर जिला है, नारायणपुर से दो नदी आती है, एक तो भैया नारंगी सॉरी निबरा नदी, एक निबरा नदी, एक गुडरा नदी। निबरा और गुडरा दो नदियां हैं, नारायणपुर से आती हैं। अब निबरा नदी है जो कहाँ से आती है, कुरसेल की पहाड़ी से आती है। ये कहाँ है कुरसेल की पहाड़ी, तो नारायणपुर में है कुरसेल की पहाड़ी। कुरसेल की पहाड़ी से कहाँ, अंतागढ़, अंतागढ़ तहसील है, वहाँ से निकलती है निबरा नदी। और कहाँ मिलती है, इंद्रावती नदी में। ये भैरमगढ़ के समीप जो अभयारण्य है, भैरमगढ़ क्या है, अभयारण्य है, उसी के समीप स्थित है, मिलती है निबरा नदी, इसको याद रखना। अब एक है ये बताया गुडरा नदी, ये अबूझमाड़ से निकलती है, अबूझमाड़ नारायणपुर से निकलती है, इसको याद रखना। कहाँ से निकलती है, अबूझमाड़ नारायणपुर से। कहाँ मिलती है, फिर इंद्रावती नदी पर, इसको याद रखना। ये विसर्जन ये कहाँ, बारसूर में जाके होता है। बारसूर आपका कहाँ है, दंतेवाड़ा में। बारसूर कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़े में जाके मिलता है कौन, ये गुडरा नदी, इसको याद रखना, ठीक है। अब एक है इधर चलिए, अब कोंडा गांव से दो आते हैं, एक कोंडा गांव से दो हैं, एक तो नारंगी नदी एक है, एक तो भैया नारंगी नदी, एक आपका बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी भैया, नारंगी नदी, एक है भैया बोर्डिंग नदी, इसको याद रखना, इसको याद रखिए। देखो बताता हूँ इसको मैं, बोर्डिंग एक है नारंगी, बोर्डिंग और नारंगी नदी, ठीक है। तो नारंगी नदी नहीं आती है कहाँ से, नारंगी नदी कहाँ से आती है, कोंडा गांव से। कोंडा गांव से कहाँ, माकड़ी से, माकड़ी से निकलती है नारंगी नदी, इसका उद्गम है कोंडा गांव क्षेत्र जिले से। विसर्जन कहाँ है, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी के चित्रकूट जल जो एरिया जगह है, वहीं जाके ये समीप में मिल जाती है, इसको याद रखना। बस्तर में कहाँ मिलती है, बस्तर में जाके मिलती है दोनों नदी। बोर्डिंग भी आपको बस्तर में मिलती है, इसको भी याद रखना। अब बोर्डिंग नदी का उद्गम कोंडा गांव से ही है, और बोध घाट के समीप क्या होती है, अभी इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना भी है। इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है ये, बस्तर के जीव बहुत उनको लाभदायक है। तो वहाँ समीप में उसके मिलती है कौन, बोर्डिंग नदी, बोध घाट के समीप बस्तर जिला में, ठीक है, इसको याद रखना। अब ये तो हुआ भैया बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी, एक कहाँ कोंडा गांव से, एक अभी इधर बगल वाला नारायणपुर, ठीक है। एक ही राजनांदगांव कोटरी नदी राजहरा की पहाड़ी से आती है, एक इसको याद रखना। एक नदी वो आती है बाघ नदी, बाघ नदी कहाँ से आती है, कुल्हाड़ी की पहाड़ी से। कहाँ से, कुल्हाड़ी की पहाड़ी से राजनांदगांव से आती है, और जाके वेनगंगा में मिलती है। वेनगंगा कहाँ है, महाराष्ट्र में बहती है, उसकी सहायक नदी कौन है, बाघ नदी, इसको भी याद रखना। अब नीचे से चलो बता देता हूँ इसका, जो डंकनी संकनी नदी है, तो ये नीचे से आपका डंकनी नदी, डंकनी नदी कहाँ का, दंतेवाड़ा का डंकनी नदी। ये कहाँ से निकलती, एक डांगरी क्षेत्र से, डांगरी क्षेत्र से डंकनी नदी निकलती है, डांगरी क्षेत्र से डंकनी नदी निकलती है, इसको याद रखना। विसर्जन आपका कहाँ है, इंद्रावती नदी पर। विसर्जन कहाँ है भैया, इंद्रावती नदी पर इसका विसर्जन है, इसको याद रखना। इसकी सहायक नदी कौन सी है, संखनी नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है भैया, संखनी नदी। ये है डांगरी क्षेत्र से निकलती है भैया कौन, संखनी नदी, ठीक है। संखनी नदी इसकी सहायक नदी है, डांगरी नदी की, सॉरी डंकनी नदी की। अब जाके मिलते हैं, ये सब दंतेवाड़े में है दोनों, संखनी और डंकनी दोनों। इन्हीं के संगम पर कौन है, दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में, ठीक है, इसको याद रखना। अब संखनी नदी है, ये बगल वाला संखनी नदी है। तो ये संखनी नदी कहाँ से निकलती, ये नंदीराज चोटी से निकलती, जो मैं बताया था 1210 के इसकी हाइट है, 1210 मीटर। बलारीला की पहाड़ी पर नंदीराज चोटी है ना, 1210 मीटर। एक संखनी नदी का उद्गम है, ठीक है। ये विसर्जन कहाँ होती है, डंकनी नदी में। शंख कहाँ मिल रहा है, डोंगा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, डोंगा में मिल रहा है। शंख कहाँ मिल रहा है, डोंगा में मिल रहा है। तो ऐसे याद रखना,
तो डंकनी और शंखनी, ठीक है। और शंखनी सबसे प्रदूषित नदी है। शंखनी नदी जो है ना, सफ़ेद नहीं है उसका पानी, लाल है रक्त की तरह। क्या बोला? शंखनी शंख की तरह सफ़ेद नहीं है, लाल है उसका रक्त की तरह। सबसे प्रदूषित नदी यही है शंखनी नदी पूरे छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखना। अब नीबरा नदी का चलो बताता हूँ जी। इसमें ये तो बता चुका हूँ मैं। एक है अब चिंता बागू तालपेरू, दो नदी है और है। क्या बोला? चिंता बागू और तालपेरू, ये दोनों नदी भी कहाँ से मतलब ये निकलती है आपका बीजापुर से, सॉरी हाँ बीजापुर से चिंता बागू नदी निकलती है और तालपेरू। तो चिंता बागू आपका इंद्रावती में ही मिल जाती है बीजापुर में। एक तालपेरू, तालपेरू जाके वो तेलंगाना में मिलता है। तालपेरू बीजापुर तक सीमित नहीं है, क्योंकि उसका बॉर्डर जो गोदावरी नदी खुद बीजापुर में वो टच नहीं हो रहा है, वो बाहर से बाहरी ऐसी तेलंगाना से गुजर के जा रहा है, तो वहाँ जाके मिलती है। कौन सी नदी? तालपेरू नदी, इसको याद रखना, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई। कौन सा अपातन? गोदावरी अपातन। सभी चीज़ को मैं बता दी हूँ। एक बज गया, अब सबरी नदी के बारे में चलो बताता हूँ। सबरी नदी के बारे में बताता हूँ। एक ही किसका था भैया? इंद्रावती अपातन का था। अब दूसरा बता रहा हूँ, सबरी नदी अपातन। अब सबरी नदी अपातन तो क्या? तो सबरी नदी को कोलाब नदी बोलते हैं। क्या नदी? सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी को कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना। अभी कहाँ से निकलती? एक तो भैया मैं बताया था कोरापुट, ये कालाहांडी बताया था। कालाहांडी से क्या निकलती है? इंद्रावती नदी। अब उसी के जस्ट नीचे कोरापुट, कोरापुट। तो कोरापुट से एक नंदपुर का पर्वत है वहाँ पर, तो उस नंदपुर के पर्वत से कौन सा नदी निकलती है? सबरी नदी। कौन सी नदी है? नंदपुर का पर्वत है, यहाँ से क्या निकलती है? सबरी नदी का उद्गम है, ठीक है। सबरी नदी का क्या है जी? उद्गम है, इसको याद रखना। नंदपुर से निकलती है। नंदपुर से क्या निकलती है भाई? सबरी नदी निकलती है, इसको याद रखना। अब तो अब इसमें देखो, इसका लंबाई कितना है? 173। कितना लंबाई है? 173, 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है सबरी नदी की सहायक नदी, और सॉरी इसकी लंबाई सबरी की खुद। कोलाब नदी इसका प्राचीन नाम था, और नंदपुर पर्वत से अभी निकलती है कोरापुट क्षेत्र से, जो कि उड़ीसा में है। अब वहाँ से निकल के कहाँ जाती है विसर्जन? आंध्र प्रदेश तक जाती है, आंध्रा के कूनावरम तक जाके समीप में मिलती है। कौन सी नदी भैया? सबरी नदी। कहाँ मिलती है? आंध्रा के समीप कूनावरम क्षेत्र पे, आंध्रा के, इसको याद रखना। और गोदावरी नदी में जाके मिलती है। चलो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हसदेव नदी की कितनी लंबाई है? 176 किलोमीटर। ये दोनों को याद रखना। 173 किलोमीटर इसकी है, 176 आपका किलोमीटर की इसकी लंबाई है, हसदेव नदी की लंबाई है, इसको याद रखना, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसको बताता हूँ। बस्तर और सुकमा ओनली। एक तो बस्तर में और एक सुकमा में क्या है इसकी प्रवाह क्षेत्र, इसको याद रखना। और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी की सीमा रेखा बनाती है। दक्षिण की क्या रेखा? सीमा रेखा बनाती है, इसको याद रखना। अब दो इसकी सहायक नदी है, एक तो कांगेर, एक मलगेर। क्या बोल रहा हूँ? दो इसकी मतलब इसकी सहायक नदी है, कांगेर और मलगेर। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार। कांगेर की सहायक नदी कौन सी है भैया? मुनगा बहार नदी है, इसको याद रखना। कांगेर की सहायक नदी एक तो बस नदी है उसकी, देखो याद रखना। दो नदी है, एक तो इसी सबरी की सहायक नदी कांगेर नदी एक आती है, देखो आ रही है। अब एक नदी आ रही है कांगेर, है ना। एक नदी और है मालगेर। मालगेर, कांगेर और मलगेर कहाँ मिली? सबरी नदी में आके मिली, इसको याद रखना। अब कांगेर की सहायक नदी कौन सी? एक मुनगा बहार। तो मुनगा बहार नदी कहाँ मिलती है? कांगेर नदी में जाके मिलती है, इसको भी आप याद रखना। मुनगा बहार किसकी सहायक नदी? कांगेर नदी की। ये सभी कहाँ है? बस्तर जिले में, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए, अब यही क्या है,
रानी दरहा क्या है? सुकमा में क्या है? रानी दरहा जलप्रपात है। रानी दरहा जलप्रपात है। क्या जलप्रपात है? रानी दरहा। एक रानी दाह है। रानी दाह कहाँ हुई? जसपुर में। तो एक जलप्रपात क्या है? रानी दाह जलप्रपात जसपुर में। एक रानी दहरा। दहरा कहाँ है? कवर्धा में। तो 3 ठो नाम है। 3 ठो नाम का सबका अलग अलग मतलब है। रानी दहरा कहाँ है? कवर्धा में। रानी दाह कहाँ हुआ है? जसपुर में। और रानी दरहा कहाँ है? दार कहाँ है? दार दार आपका है बस्तर में। इसको याद, सॉरी सुकमा है जिला में, इसको याद रखना आप लोग। अब अब इसी के जो सबरी नदी है उसी में क्या नौका वाहन मतलब नौका वाहन भी होता है। जो आपका जहाज वहाज चलता है वही छोटा है, 30 किलोमीटर लगभग है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसमें क्या नौका उका का नौका मतलब चलता है वहाँ, मोटर बोट। जो कि कहाँ से, जो आपका सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक। क्या बोल रहा हूँ आपका, देखो आंध्रा है, आंध्रा वाला प्रदेश है। आंध्र वाला प्रदेश के कूनावरम से और हमारे छत्तीसगढ़ की कोंटा तहसील तक, वहाँ तक क्या है 30 किलोमीटर का वो पानी का, वो जो सबरी नदी का उसी में बोट चलता है, पानी नाव। इसको याद रखना। अब इसी मार्ग से ना वो उन लोग का जो क्या नाम है उसका, जो लोहा हुआ, लोहा जो आपका दंतेवाड़ा में जो मिलता है वो आपका विशाखापट्टनम जाता है आंध्र प्रदेश में, और जाके फिर उसको जापान भेजा जाता है। विशाखापट्टनम हमारा जो आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, इसको याद रखना। एक वहाँ विशाखापट्टनम है, एक मछलीपट्टनम है। ये सब बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं। इसको याद रखना। अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी कौन है? अमरावती। इसको भी याद रखना। ठीक है, अब चलो आगे। अब अब कांगेर नदी में, कांगेर नदी को बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा। अब ये कांगेर नदी है, जो कांगेर नदी है ये कहाँ है? बस्तर में है। इसी में क्या है, एक एक भैंसाधरा क्या है, भैंसाधरा नामक जगह है। तो भैंसाधरा में क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या मगरमच्छ मिलते हैं। नेचुरल रूप से यहाँ क्या मिलते हैं? मगरमच्छ मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब मुनगा बहार नदी जो मैं बताया था, कांगेर नदी किसी की कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार। तो मुनगा बहार नदी में क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन से जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये कहाँ है? बस्तर में ही है। तो ये भी कितना है? 300 उसकी हाइट है। 300 शायद 300 फुट उसका हाइट है उसका। जितना 300 फीट आपका चौड़ा इसका है चित्रकूट का। और ये आपका हाइट है कितना? 300 फीट कुछ है इसका हाइट, तीरथगढ़ जलप्रपात काफ़ी ऊंचा है। अब एक है चलो बाघ नदी। क्या है नदी भैया? बाघ नदी। बाघ नदी बताया था मैं, ये कहाँ से निकली? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से निकलती है और कहाँ जाती है? आपका महाराष्ट्र जाती है। महाराष्ट्र के वेनगंगा एक नदी है, वो किसका उपादान है? गोदावरी का। तो उसमें जाके ये मिलती है इधर, बाघ नदी जाके मिलती है किधर? इधर वेनगंगा नदी। वेनगंगा कहाँ जाती है आपका? गोदावरी में जाती है। तो गोदावरी में मिल के विसर्जन हो जाता है इसका, याद रखना। एकमात्र जो है इधर बहती पश्चिम की ओर सहायक नदी इसकी वेनगंगा की, और गोदावरी नदी के अपातंत्र में आता है। इसको याद रखना। हो गया। इसका उद्गम है जो कुल्हारी की पहाड़ी पता था राजनांदगांव की। ये सीमा रेखा बनाती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दोनों के बीच, बॉर्डर है, सीमा बॉर्डर रेखा बनाती है। कौन सी? बाघ नदी। तो चलो ये तो हो गया भाई, कौन सी? गोदावरी नदी अपातंत्र। अब इसका जो मैं अगला वीडियो, एक वीडियो इस वीडियो में तो होगा नहीं, एक और वीडियो अब लाना पड़ेगा। उसमें फिर सोन नदी अपवातंत्र है, फिर ब्राह्मणी नदी अपवातंत्र है, फिर नर्मदा नदी अपवातंत्र है। इन सबको अलग से वीडियो उसमें बताऊंगा। ये काफ़ी समय लगेगा, नहीं तो वीडियो कट जाएगा। चलो अब इसमें बंद कर रहा हूँ। जिनको एडमिशन लेना है ले सकते हैं, कम फीस में आप लोग को, कम समय में आप लोग को कंप्लीट करा के दिया जाएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।